वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़ी तेजी के साथ और बहुत ही कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स यानी कि जो 2022 में जो छात्र छात्र हैं हमारे बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में हैं, उनमें फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो है ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जा रहा है। यहाँ 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, उनमें से आपको लगभग और लगभग सारे करने होते हैं, लेकिन आपको जो पासिंग मार्क दिया जाता है यानी कि आप अर्थात आप कितने प्रश्न करें कि आप पास हो जाएं, उसमें चूंकि क्वालिफाइंग पेपर होता है तो इसमें आप लगभग 33% से ऊपर अगर पाएंगे तो आप पास माने जाते हैं, तो आपको अगली कक्षा में जो है मिलता है। तो कुल मिलाकर के आपको यही समझाने का प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से आप लगभग और लगभग 80 से 90% जो प्रश्न आएंगे आपके लगभग जो है हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से ही आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप एक बार पुरानी वीडियोस हमारी 12 वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और ये 13वीं वीडियो आपके समक्ष आ रही है। और एक प्रकार से ये मैं जिस जिस यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसी उसी पैटर्न पर मैं लाता रहता हूँ, अलग अलग तरीके से कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी पेपर लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय के पेपर अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नहीं हुआ है अभी, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का नहीं हुआ। तो इन सभी के लिए जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, और साथ ही साथ हम देखेंगे एक आध पेपर अगर हमें मिल जाएगा और अदर विश्वविद्यालय के तो उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। एक यूनिवर्सिटी का तो हमने सॉल्व भी करवाया था, हालांकि हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो आप सोच रहे हैं। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गवाए हुए। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास करिएगा। बाद में अपने आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे कि सर जी हमारे इसमें से इतने आए। तो एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट होगा, ये प्रथम प्रैक्टिस सेट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट 2, 3 इस प्रकार से मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आने वाले 2-3 दिनों में आप लगातार इस प्रकार की श्रृंखला देखेंगे। ठीक, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिएगा और कहिए कि रात के 8 बजे से आपकी क्लास ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाली होगी डेली। लगभग 2-3-4 दिन तक आपकी क्लास हो जाएगी, तो आपकी जो पेपर्स हैं उनके लिए करने में आपको आसानी होगी और बड़े ही आसानी से हर एक चीज़ को समझेंगे आप। चले, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। ठीक, 90% ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक केबिन अटेंडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट एड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऑप्शन ए दिया है आपको, यात्री को फिर से आश्वस्त कर दें, या चिकित्सा की व्यवस्था करें, या खतरे से अवगत रहें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि एक केबिन अटेंडेंट के रूप में, एक केबिन अटेंडेंट के रूप में डायन ऑफ फर्स्ट एंड ड्यूटी आपके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप जब इस पद पर हो और एक प्रकार से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा, यात्री को फिर से आश्वस्त करने में देना चाहिए, या चिकित्सा की व्यवस्था करने में, या खतरे से अवगत रहने के लिए। तो भाई इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता दी जाती सर्वोच्च, वो दी जाती खतरे से अवगत रहना, ताकि खतरे दोबारा अगर हो सके तो उनसे हम परिचित रह सके। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो दो भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमने लगभग 3-4 मॉडल पेपर आपको दे दिया, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट एड एंड हेल्थ वाली, ठीक है। प्रश्न है कि किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय रूट आपातकालीन परिवहन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएं। आपातकालीन परिवहन तकनीकी जो होती है जिसको हम रूट कहते हैं, ठीक है, रूट जिसको हम कहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है किसी यात्री को उपचार प्रदान करते समय या करने के लिए। ठीक, यानी कोई यात्री है तो अगर मान लेते उसको क्या हो जाता है, एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना, बस उसका कहीं ना कहीं पे कुछ अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं पे क्या उद्देश्य होता है रूट का, रूट क्यों बनाया गया, आपातकालीन परिवहन तकनीकी जो है ये क्यों बनाई गई, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है कि यात्री को स्थानांतरित करने के लिए,
या बचाव श्वास को मतलब प्रशासित करने के लिए, या पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूट का यानी आपातकालीन परिवहन तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है जब किसी यात्री के उपचार प्रदान करते समय खास करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यात्री को स्थानांतरित करने के लिए। यानी कि जहां पर यात्री को चोट लगी, मतलब कि जिस स्थान पर उसकी दुर्घटना से क्षति हुई है, सबसे पहले यात्री को उस स्थान से थोड़ा सा दूर करें, यानी उसका स्थान परिवर्तित करें, उसी को स्थानांतरित कहते हैं। ठीक, ये चीज करना परम आवश्यक होता है शुरुआती दौर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है। क्या रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप सभी लोग अच्छे प्रश्न के उत्तर दे रहे हो। अच्छा, आप सभी का एक प्रकार से इसी प्रकार से समर्थन और सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है। सांस लेने की जांच करें, या बीमा की जांच करते हैं, या पीड़ित से बात करते हैं और उसके कंधे हिलाते हैं, या बाहरी चोट की जांच करते हैं। तो रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली जो कार्रवाई होती है वो ये होती है भाई कि पीड़ित से आप बात करें, ठीक, और उसके कंधे हिलाएं। एक बार ये जरूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये पहली कार्रवाई होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। हेमलिच प्रक्रिया जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पीड़ितों के वायु मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हेमलिच की प्रक्रिया जो है ये अपनाई जाती है। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका जो वायु मार्ग है, जो श्वसन मार्ग है, उसमें जो रुकावट आ जाती है कहीं ना कहीं पे, तो उसको दूर करने के लिए खास करके हेमलिच का प्रयोग हम करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मानव शरीर द्वारा उत्पादित कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बोनिक एसिड डाइऑक्साइड बोलो या कार्बन डाइऑक्साइड बोल दो, ठीक है, बात एक ही है। यानी CO2 के साथ क्या होता है। तो मानव शरीर द्वारा उत्पादित CO2 के साथ क्या होता है। तो क्या होता है सभी को पता होगा, यह रक्त और श्वास प्रणाली के माध्यम से समाप्त हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। क्या हो जाता है, यानी जो खून होता है और जो श्वास की जो प्रणाली होती है पूरी की पूरी, जो एक प्रकार से सिस्टम होता है श्वसन का, उसी के माध्यम से ये जो CO2 होती है जो हमारे शरीर में बसती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और इसके अलावा कुछ बाहर भी निकल जाती है। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि यानी बेहोशी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को बेहोशी की एक छोटी अवधि बेहोशी से बचने के लिए आप क्या करते हैं या क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो ताजी हवा उसको देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पीड़ित को लेटने देना चाहिए और पीड़ित को आश्वस्त करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आप जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार सभी जितने भी हमारे छात्र छात्रा जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं देता रहता हूं और आपकी परीक्षा के दृष्टि से पढ़ाने का प्रयास रहता है। आप तमाम प्रकार के सिलेबस को और लगभग आप तमाम प्रकार की वीडियोस को देखेंगे तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अभी तक जितने पेपर हुए हैं सभी में बहुत सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है कि ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही पाए जाते हैं भैया, ऑप्शन ए है कैरोटिड धमनी या महाधमनी या फेफड़े या उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। तो ऑक्सीजन के लिए रसायन ग्राही जो पाए जाते हैं वो फेफड़े पाए जाते हैं, रसायन ग्राही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग, बैरल चेस्ट से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं। तो बैरल चेस्ट से क्या तात्पर्य है भाई, बैरल चेस्ट क्या जो है एल्वियोली की लोच कम हो रही है, बैरल चेस्ट से तात्पर्य है, या गैसों का अत्यधिक विनिमय, या टीबी, या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बैरल चेस्ट से तात्पर्य होता है कि जो एक प्रकार से एलिवोली जो होता है, एलिवियोली की जो लोच है वो कम हो रही है, बैरल चेस्ट से तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बनती है, बताएं।
रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन किससे बनती है? एंटीजन से बनती है क्या, या हीमोग्लोबिन से बनती है, या एंटीबॉडी से बनती है, या न्यूक्लियस से बनती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो रक्त कोशिका पर ऑक्सीजन जो बनती है मेरे भाई, वो किससे बनती है? वो हीमोग्लोबिन नामक तत्व से बनती है। हीमोग्लोबिन, जो कि खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक टॉनिक भी चलती है हेक्टोग्लोबिन, आपने नाम सुना होगा, तो जिसके में खून की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हेक्टोग्लोबिन पियो जा करके। अगला प्रश्न देखिएगा, खड़े होने पर श्वसन होता है, बताएं सभी लोग फटाफट से। खड़े होने पर श्वसन होता है, बताएं। उच्च होता है यानी तेज, या निचला होता है, या अपरिवर्तित रहता है, या ऊपर सभी यानी तेज होता है श्वसन, या धीमे होता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, सामान्य ही रहता है खड़े होने पर। तो खड़े होने पर जो श्वसन होता है आपका, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तीव्र यानी उच्च हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय है, बताएं। रक्त और कोशिकाओं के बीच गैस विनिमय है। विनिमय माने होता है कि आदान प्रदान करना, ठीक है। कुछ हम तुम्हें दे दी, हम आप हमें कुछ दे दियो, इस प्रकार से। जैसे पहले का होता था, पहले रुपया पैसा तो था नहीं, तो क्यों गए अपने खेत में गेहूं बोए रहा, और मान लेते किसी ने जो है धान बोया था, बाद में दूसरी जो है जब आई एक प्रकार से फसल की जो एक प्रकार से वो होता है टाइम, तो उसने गेहूं, उसके पास गेहूं ज़्यादा है, किसी के पास धान ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, आपस में एक बोरा गेहूं उन्हें दे दी ना, एक बोरा चावल उनसे मतलब ले लें, धान ले लें। तो इस प्रकार से आपस में सामान का अदला बदली, तो ये इसको वस्तु विनिमय। आजकल हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हम मुद्रा विनिमय करते हैं, मुद्रा उनको देते हैं और वस्तु ले लेते हैं, ठीक। तो मुद्रा वस्तु विनिमय ये आपका हो जाता है। तो इसी प्रकार से रक्त और कोशिकाओं के बीच जो गैस का विनिमय होता है, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो किससे? फुफ्फुसीय शतावान से होता है, मतलब कि समांतन से, या बाह्य श्वसन से, या गैस परिवहन से, या आंतरिक श्वसन से? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो रक्त और कोशिकाओं के बीच जो गैस विनिमय होता है, ये आंतरिक श्वसन से होता है। किससे? आंतरिक श्वसन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। स्वर यंत्र ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? स्वर यंत्र जो होता है ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? कंपन से, या फोल्ड खुले और बंद होने से, यानी कि जो एक प्रकार से स्वर यंत्र होता है खुलता बंद होता है उससे, या सूज जाते हैं तब, या आराम करते हैं और सिकुड़ते हैं तब? बताएं। तो स्वर यंत्र जब ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी और इसके अलावा एपिग्लास्टिक, स्वर यंत्र और श्वास नली ये सब शामिल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो शरीर का वह भाग जिसमें नाक, मुंह, ग्रसनी, एपिग्लास्टिक, स्वर यंत्र और श्वास नली होती है, उसको हम अपर क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया है, करेक्ट आंसर आप लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए निम्न उपाय है। तो संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के लिए कौन सारे उपाय हैं भाई? तो इसके लिए हम सूचना यानी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम तमाम सारे शहरों में फैला दें कि हाँ भाई संक्रामक रोग फैला हुआ है, आप अपनी सुरक्षा करें, घरों में रहें। जैसे कोरोना फैला था तो ऐसे तो हुआ, सभी लोग घर घर, आप देखिएगा कि घर से ही मोदी जी ने कहा कि सभी लोग घर में रहो 2-3 दिन तक, इस प्रकार से बता रहे था। और लॉकडाउन जैसी व्यवस्था आई, पहली बार आप लोगों ने लॉकडाउन का नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। इससे पहले लॉकडाउन शब्द बहुत कम प्रचलन था इसका भारत देश में खास करके, लेकिन उसमें हुआ बाद में चल करके। तो सूचना यानी नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? संक्रामक रोगों को फैलने से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा पृथक्करण यानी कि जो है आइसोलेशन, आइसोलेशन आपने सुना होगा कोरोना में खूब ज्यादा, कि जब भी कोरोना हुआ तो आइसोलेशन कर दिया, यानी कि किसी के पास संक्रमण की बीमारी हुई तो उसको एक ही कमरे में हमने रख दिया, उसका खाना वाना बाहर से ही पहुंचा दिया किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आइसोलेट करते थे नहीं उसको, तो आइसोलेशन। तो इस प्रकार से ये चीज यानी पृथक्करण की नीति, तो इससे भी संक्रामक रोगों को फैलने से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा प्रतिरक्षण यानी इम्यूनेशन, आप देखिएगा बाबा जो रामदेव जो थे उन्होंने कोरोनिल दवा बनाई थी, उन्होंने कहा था कि इम्यूनिटी की दवा है। तो अपना एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि क्या हो, आपके जो रोग के कीटाणु है उनसे आपका शरीर जो आपका एंटी कीटाणु है वो लड़ सके, वो बैक्टीरिया लड़ सके, तो संक्रामक रोगों से इस प्रकार से रक्षा हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। संक्रामक रोगों के फैलने से रोकने के कई सारे उपाय हैं, पृथक्करण की नीति, सूचना और प्रतिरक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आंत, ज्वर,
और विसूचिका, पेचिस, अतिसार, ये सब क्या है? ये सब रोग हैं। आंत का रोगी हो या फिर ज्वर यानी बुखार जिसको कहते हैं उसका, या विसूचिका या पेचिस या अतिसार, इन सभी रोगी के मल मूत्र का निःसंक्रमण करने के उपाय मतलब उपयोग में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड या कार्बोलिक एसिड का प्रयोग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का या पोटास का? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंत, ज्वर, विसूचिका, पेचिस, अतिसार, इन सभी रोगी के मल मूत्र का निःसंक्रमण करने के उपयोग में जो होता है वो कार्बोलिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया कार्बोलिक एसिड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। प्रश्न है कि इंग्लैंड मतलब रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया सन 1879 ईस्वी में, सन 1880 में, सन 1970 में, सन 1875 में। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रेड क्रॉस को इंग्लैंड में प्रथम बार स्थापित किया गया, बताएं। प्रथम बार कब स्थापित किया गया था? बिल्कुल 1879। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, धमनीय रक्तस्राव में, धमनीय रक्तस्राव में क्या होता है? खून चमकीला और उछलता हुआ बाहर निकलता है, या खून नीलापन लिए गहरे लाल रंग का होता है, या खून धीरे धीरे बहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। धमनीय रक्तस्राव यानी धमनियों में जब रक्त बहता है तो उसमें क्या होता है, किस प्रकार की स्थिति? तो खून क्या होता है? चमकीला होता है और उछलता हुआ बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, हड्डी की टूट के लक्षण है सूजन एवं दर्द, यानी हड्डी अगर टूटी हुई होगी तो सूजन और दर्द होगा, या शक्ति की कमी आपको महसूस होगी, पावर की कमी आपके अंदर आपको महसूस होगी, या अंग में हिलने डुलने की अक्षमता आ जाएगी, या फिर उपयुक्त सभी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं इसके। हड्डी की टूट के सारे लक्षण है, सूजन भी हो जाएगी, दर्द भी होगा उस स्थान पर, और आपको अपनी शक्ति में छीड़ता का अनुभव आप करेंगे, यानी कि शक्ति में कमी का अनुभव करेंगे, और जिस अंग को हड्डी टूटी हुई उसको हिलाने में भी आपको अक्षमता यानी उसमें आप सक्षम नहीं रह पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक उपचार का तात्पर्य है। प्राथमिक उपचार का तात्पर्य क्या है भाई? फटाफट से बताएं। घर की दवाइयों से इलाज करना, या घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपयोग से मतलब उपचार से पूर्व उपचार करना, प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया गया उपचार, या घायल व्यक्ति के डॉक्टर के आने तक हम मतलब होश में रखना। ये तो बताएं प्राथमिक उपचार का तात्पर्य क्या है इनमें से। तो प्राथमिक उपचार का जो तात्पर्य है इनमें से ये यही है कि घायल व्यक्ति का डॉक्टरी उपचार से पूर्व उपचार, यानी क्या किया जाए? जब तक घायल व्यक्ति का उपचार इस प्रकार मतलब डॉक्टरी जब तक डॉक्टर ना आ जाए उससे पहले का उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को ठीक कर देना उद्देश्य होता है प्राथमिक उपचार का, या डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति को कुछ ना करने देना यह उद्देश्य होता है, या डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति से बातें करना यह उद्देश्य होता है प्राथमिक उपचार का, या फिर डॉक्टर के आने से पूर्व व्यक्ति की स्थिति को बिगड़ने नहीं देना, ये प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है। बताएं। तो आप सभी लोग करेक्ट आंसर बिल्कुल आ रहे हैं। प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है कि डॉक्टर के आने से पहले यानी पूर्व ही जो पूर्व की स्थिति है उस तक जो है उसकी हालत जो है वो बिगड़ने नहीं देना चाहिए। मतलब कि जो मरीज है या फिर जो रोगी है या फिर जिसकी दुर्घटना हुई है उसको डॉक्टर के आने तक अपना प्राथमिक उपचार देते रहें और उसको होश में लाए रखें। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रारंभिक उपचार बक्से यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या वस्तुएं या क्या वस्तुएं होती हैं? प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाएं और वस्तुएं होती हैं, या पट्टी रुई और डिटॉल होता है, या पट्टी रुई डिटॉल और कैंची होती है, या ऑपरेशन की सभी वस्तुएं होती है? तो भाई इसमें देखिए सबसे जो बेटर अच्छा होते तो ये लगभग कुछ ऑपरेशन की सभी वस्तुएं तो नहीं होती हैं। पट्टी रुई डिटॉल कैंची तो आपको मिलेगी, होती है लगभग लगभग पट्टी रुई डिटॉल भी आपको मिले। तो इस प्रकार से इसमें देखिएगा दोनों में चीजें हैं।
अब इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर आप लगा सकते हो और सबसे अच्छा माना जाएगा जो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो फर्स्ट माना जाएगा, ए ऑप्शन। क्योंकि प्राथमिक उपचार हेतु, अब बात के प्राथमिक उपचार बॉक्स में, तो भाई जाहिर सी बात है, अब जो व्यक्ति टैलेंटेड होगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, प्राथमिक उपचार हेतु मतलब के लिए आवश्यक दवाएं होती हैं और वस्तुएं होती हैं। अब वस्तुओं में जो भी वस्तुएं वो रखे, अब जरूरी नहीं हो सकता है पट्टी रुई डिटॉल के अलावा और भी कुछ वस्तु रख सकते हैं वो, ठीक। तो इस प्रकार से आप ए लगाइएगा, ज्यादा बेटर है, 100% नंबर आपको वहीं से मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई? ठीक है, बताएं। और इससे पहले के जितने वीडियो आपके पड़े हुए प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, सब वीडियो को देख लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें छान करके हमने दिया है। चले, सर्वप्रथम प्राथमिक मतलब सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई? और हिंदी साहित्य का और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, इन सभी के भी मॉडल पेपर आपको पहले से लिखित के मिल जाएंगे, और बाकी मैं और भी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग जो पुराने पड़े हुए उनको देख लीजिएगा, अभी जो है 4-6-10 दिन पहले के वीडियोस हैं। तो सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा किस देश में शुरू हुई? भारत में, हॉलैंड में, इंग्लैंड में, यूनान में। तो भाई प्राथमिक उपचार जो सबसे पहले शुरू हुआ है, ये भारत देश में अपने शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंग्लैंड में प्रथम बार सेंट डाहन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने कब प्राथमिक सहायता यानी फर्स्ट एड शब्दावली को शासकीय रूप में अपनाया, प्रशासनिक रूप में अपनाया, शासकीय रूप में कब अपनाया, बताएं। तो ये अपनाया था 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करें जितने भी लोग देख रहे हैं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न है, देखेंगे सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां हैं। आंसू उत्पन्न करने वाली ग्रंथि क्या, हम उसको वासामय कहते हैं, या आश्रु कहते हैं, या लार ग्रंथि कहते हैं? तो भाई, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आंसू उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथियां हैं उसको हम क्या कहते हैं? आश्रु ग्रंथियां कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है, आश्रु करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वाद का अंग है त्वचा, जीभ, कान या नाक? तो स्वाद का अंग क्या है, बताएं। स्वाद का अंग है, जीभ के माध्यम से स्वाद लेते हैं, या कान के माध्यम से, या नाक के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से? सभी को पता होगा, जीभ के माध्यम से हम स्वाद का अनुभव करते हैं। खट्टा है, नोनखार है, तीत है, क्या कैसा है, इसका हम जीभ के माध्यम से पता लगाते हैं। अच्छा, जीभ के भी कई भाग होते हैं, अलग अलग भागों से अलग अलग स्वादों का हमको पता चलता है। आप देखिएगा, आगे भाग से कुछ और, मध्य से कुछ और, पक्ष से कुछ और, किनारों से कुछ और, इस प्रकार से खट्टे, मीठे और नमकीन और इसी प्रकार से कड़वे, इन सभी का जो है कहीं ना कहीं पे जीभ के अलग अलग पार्टों से हमको अनुभूति होती है। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा में समावेश किया जाता है व्यायाम को, बिल्कुल व्यायाम को शारीरिक शिक्षा में आप देखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में व्यायाम होना परम आवश्यक है, खेल कूद का होना भी परम आवश्यक है, शारीरिक शिक्षा का तो होना जरूरी ही भाई, शारीरिक शिक्षा उसका नामोय है। तो शारीरिक शिक्षा में व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, ये सब चीजें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें व्यक्ति गतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। यह कथन किसका है, बताएं। इस ऑप्शन ए दिया है ओबर ट्यूमर, ऑप्शन बी दिया है सीसी कॉबेल, ऑप्शन सी दिया है ए और वेमन, और ऑप्शन डी दिया है आपको चार्ल्स। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। तो बताएं, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन अनुभवों का योग होता है जिन्हें व्यक्ति गति क्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है। यह कथन कहा था ओबर ट्यूमर महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए करेक्ट आंसर होंगे। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देते हुए इन्होंने इस कथन का सहारा लिया। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए है योगिक क्रियाएं व आसन, ऑप्शन बी है जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी है खेल कूद, और ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र भाई देखिए, योगिक क्रियाएं और आसन ये शारीरिक शिक्षा का ही एक क्षेत्र है। जिम्नास्टिक यानी जिम जो होता है वो भी, और खेलकूद का स्थान, ये सब भी ये शारीरिक रूप मतलब क्या होते हैं, शारीरिक शिक्षा के विषय क्षेत्र के अंतर्गत यानी स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन में सब शामिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है व्यायाम करना आवश्यक है, या नहाना आवश्यक है, या खाना पीना आवश्यक है, स्वच्छता आवश्यक है, बताएं। वैसे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अगर बात की जाए तो इसमें व्यायाम करना आपका ज़्यादा बेटर रहेगा,
चूँकि वैसे खाना-पीना नहीं खाएँगे तो भी शरीर आपकी बिगड़ेगी, नहाएँगे भी नहीं तो भी शरीर में दिक्कत ही होगी, स्वच्छता अगर आपके पास नहीं तो भी, लेकिन नहाने, स्वच्छता और खाने-पीने से कहीं ज़्यादा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का एक जो आवश्यक कार्य है वो व्यायाम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, चूँकि शारीरिक रूप से फिट बहुत सारे लोग नहीं होते हैं जो कि व्यायाम नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, सबसे बढ़िया। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक लाभदायक होता है? शरीर को सुडौल बनाने के लिए बिल्कुल और संतुलित बनाने के लिए बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगी। आप देखिएगा आजकल लड़के लड़कियां दोनों लोग जिम जा रहे हैं और अपनी बॉडी को एकदम से फिट कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पे उसमें अपने शरीर को फिट करते हैं और नाना प्रकार के जो है कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट का भी यूज़ करते हैं और तमाम प्रकार की शरीर बनाने के पीछे आजकल लड़के लड़कियां सभी लोग जो है पागल हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए भाई, क्योंकि शरीर को अपने सुडौल यानी कि बहुत एक अच्छे ढांचे में, सभी सोचते हैं हमारा भी सिक्स पैक टाइगर श्रॉफ जैसे बने, सभी सोचते हैं और इस प्रकार से मैं हमेशा फिट रहूं, जिस प्रकार से हीरोइन फिट रहती है, लड़कियां सोचती हैं कि इस प्रकार से मतलब एकदम से हम एकदम से फिट रहें, लड़के भी सोचते हैं मैं फिट रहे, पेट वोट ना निकले ज़्यादा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती। तो ये इसके लिए जिम लोग जाते हैं। और शहर के लोग चूंकि क्या उनको काम वाम तो करना नहीं होता ज़्यादा, मानसिक रूप से काम करते हैं अधिकतर लोग, ठीक है, नौकरी करते हैं फिर कुछ भी करते हैं। और गांव में क्या होता है तो उनके लिए जिम जरूरी होता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि खेतो जाए के कुदरियो लेके कहूँ गन्ना गोड़े के, कहूँ तम्बाकू कल्ला तूरे के, कहूँ जाए के एक प्रकार से गेहूं काटना है तो कहीं पर धान बैठाना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे अलग अलग मतलब गांव में आप देखिएगा अलग अलग प्रकार से हर व्यक्ति के घर में काम होते हैं। तो व्यक्ति एक प्रकार से जो तो आप देखते होंगे गाँव में तो अलग अलग काम होते हैं और कहीं ना कहीं पे जो चारा काटने वाली मशीन होती है वो भी एक प्रकार से जिम का ही एक भाग मान सकते हो। क्योंकि जब उसमें चारा काटते हो, आप कभी काटे हो कोयर जिसको कहते हैं बालने को, अवधि में तो खैर उसको कोयर बालना कहते हैं, तो उसमें जब मशीन चलाओगे आप तो बहुत ज़्यादा लगता है कि जिम कर रहे हैं, तो शरीर उससे भी फिट रहती। तो गांव में क्या होता है अधिकतर लोग जो है काम वगैरह जो करते हैं तो वो ऐसे फिट रहते हैं तो उनको जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी शहरों में खासकर जिम का प्रचलन ज़्यादा, आजकल गाँव के बाज़ारों में भी आप देखिएगा जिम आपको दिख जाएगा। तो संतुलित करने के लिए, संतुलित बनाने के लिए अपने शरीर को और शरीर को सुडौल अच्छा दिखाने के लिए जिम लोग जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है व्यायाम करना या पर्वतारोहण करना, पर्वतों पर जाना, या कैम्पिंग करना है पूरक खेल, यानी कि कुछ जो पूरक खेल होते हैं जिनको खेलना ही चाहिए। तो छोटी उम्र में बालकों के लिए आवश्यक है क्या? पूरक खेल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो प्ले होता है उसको जरूर, बच्चा अगर खेल नहीं पा रहा है शुरुआत में, अगर नहीं खेला बचपन में अपने, तो समझिए उसका बचपना कहीं ना कहीं पे बेकार ही गया और कहीं ना कहीं पे उसका प्रभाव उसकी शिक्षा पर और उसके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, छोटी उम्र में बच्चों के लिए आवश्यक जो है वो पूरक खेल होते हैं। कुछ ऐसे खेल होते हैं जो उनको खेलना ही चाहिए। अगला प्रश्न, मार्चिंग, एथलेटिक्स और ड्रिल इत्यादि के लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है, कौन सी विधि? आदेश विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या स्वेच्छा विधि? फटाफट से बताने का प्रयास करें, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो जो है मार्चिंग, एथलेटिक्स और ड्रिल इत्यादि के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो आदेश विधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव पाचन तंत्र, प्रश्न है मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सही क्रम में कैसे व्यवस्थित करना भाई? देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा, शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो मानव पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है, पहला उसमें होता है अंतरण। जब आप कोई चीज़ खाते तो वो पहले आपके अंदर जाता है, उसके अंदर फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका समावेश होता है, फिर उसका बहिर्क्षेपण होता है, फिर बाहर निकलता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी आप लगा दीजिए, करेक्ट आंसर होता है। एक प्रकार से ये उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है आप लोगों के स्क्रीन पर। प्रश्न है कि तपेदिक की जीवाणु को हम क्या कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है कि तपेदिक के रोगाणु को हम क्या कहते हैं, बताएं। तपेदिक के रोगाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं तपेदिक के रोगाणु को? बताइएगा सभी लोग। जो है वेरियोला वायरस कहते हैं, या फिर उसको हम विब्रियो कालरा कहते हैं, या माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या बैसिलस टाइफोसिस कहते हैं, बताएं। तो इसको इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं भाई, फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। तपेदिक के रोगाणु को हम क्या कहते हैं? तो तपेदिक के रोगाणु को हम माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस, जिसको तपेदिक कहते हैं उसी को टीबी कहीं ना कहीं पे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं। रचना की दृष्टि से कान के प्रमुख भाग हैं 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग या 6 भाग। तो रचना की दृष्टि से बात की जाए तो कान के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका भाग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतःकरण में स्थित है ध्वनिग्राही अंग या कर्णांजलि एवं कर्ण पल्लव या बाह्य कर्ण फुहर मतलब कुहर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं तो अंतःकरण में जो स्थित है वो क्या स्थित है? ध्वनिग्राही जो अंग होते हैं वो। ऑप्शन नंबर इसका जो ध्वनि को एब्जॉर्ब करते हैं उसको अवशोषित करते हैं तो ध्वनिग्राही अंग अंतःकरण में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। अगला स्क्रीन पर आपके समझ प्रश्न आ चुका कि व्यायाम से लाभ होता है। व्यायाम से क्या लाभ होता है? रक्त संचार अधिक होता है। बिल्कुल, जब आप व्यायाम कर रहे होते तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं? जब आप व्यायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि रक्त संचार अधिक हो जाता है। रक्त का जो एक प्रकार से दौड़ा होता है, आपका जो हृदय है वो पंप तेजी से करने लगता है और इसी प्रकार से आपका खून जो होता है वो खून चौतरफा फैल मतलब कि धमनियों में बहुत तेज गति से फैलने लगता है। तो एक प्रकार से रक्त का जो संचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो बढ़ जाता है। ठीक, मांसपेशियां आपकी बलिष्ठ हो जाती हैं। कार्य क्षमता एवं रोग जो है रोधक क्षमता भी आपकी व्यायाम से बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी होता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। भोजन होना चाहिए व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार होना चाहिए या मौसम के अनुसार होना चाहिए या संतुलित एवं पौष्टिक तत्वों वाला होना चाहिए या उपयुक्त सभी। तो भाई भोजन आपका व्यक्ति की आयु और कार्य के अनुसार भी होना चाहिए। जो व्यक्ति कार्य ज़्यादा करता है उसको अधिक भोजन और अधिक ऊर्जा वाला भोजन देना चाहिए। व्यक्ति की आयु के हिसाब से भी भोजन निर्धारित किया जाता है, मौसम के हिसाब से, और संतुलित और पौष्टिक तत्वों वाला भोजन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। भोजन इन तमाम प्रकार के जो है कहीं ना कहीं पे उद्देश्य को फॉलो करता हो तो इस प्रकार के भोजन मनुष्य के लिए बढ़िया होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए? यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए, जो परिसज्जा होती है। तो भार मापने की मशीन या फिर आंखों का परीक्षण करने के लिए नेशनल कार्ड या फिर होम ग्रीन की ऊन टेप या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भाई यही आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालय क्लिनिक में क्या साज सज्जा होनी चाहिए? तो ये सारी की सारी चीज़ें, भार मापने की मशीन ताकि लोग जो है बच्चे जो है एक प्रकार से अपना वेट नाप सकें, ये मशीन होनी चाहिए। आंखों का परीक्षण करने के लिए नैलन के कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा होम ग्रेन की ऊन होनी चाहिए, टेप होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी होना चाहिए। ये स्कूलों में विद्यालयों में होना चाहिए कंपलसरी। ये आपसे बिल्कुल सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऑप्शन डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आप देखिएगा। विद्यालय नर्स का प्रमुख कार्य है। विद्यालय की जो नर्स होती है उसका प्रमुख कार्य क्या है? बालकों का इतिहास तैयार कराना या फिर मतलब कि छोटी छोटी चोटों में बालकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, विद्यालय क्लिनिक में रोगी की देखभाल करना। तो भाई बालकों का इतिहास तैयार करना, एक प्रकार से बालक किस प्रकार से था, कैसे कैसे उसके बारे में पूरी जानकारी रखना उसको, कि बालक के अंदर क्या बीमारियां, कुछ ऐसी तो नहीं कुछ अनुवांशिक बीमारी या इसी प्रकार तमाम प्रकार की बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हो। देखिए प्रश्न है, ये किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताएं सभी लोग फटाफट से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? एक्टोडर्म से या फिर मेसोडर्म से या फिर एंडोडर्म से या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएं। तो किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो मेसोडर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। निम्नांकित में से कौन द्विगुणित रचना है? शुक्राणु, अंडाणु या फिर युग्मनज या फिर भ्रूणपोष? तो कौन द्विगुणित संरचना में जो है वो युग्मनज है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। पोजिस्ट्रोन जो हार्मोन होता है इसका श्रावण होता है कार्पस कैलोसम से या कार्पस यूटेरी से या कार्पस लुटियस से या फिर कार्पस जो है एब्लिकेंस से? फटाफट से बताएं। तो पोजिस्ट्रोन जो हार्मोन होता है इसका जो श्रावण होता है ये कॉपर्स लुटियस से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। जो मानव मादा में गर्भकाल होता है 30 दिन का होता है, 90 दिन का होता है, फिर 7 महीने का, 9 महीने का? तो सभी को पता होगा 9 महीने का होता है ये गर्भकाल। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, कोरक की गुहा कहलाती है, कोरक की गुहा क्या कहलाती है? ब्लास्टोसील कहलाती है या सीलोम कहलाती है या आर्केस्ट्रॉन कहलाती है या फिर होमोसील कहलाती है? फटाफट से बताएं सभी लोग। तो कोराक जो कोरक की गुहा होती है वो क्या कहलाती है? वो एक प्रकार से ब्लास्टोसील कहलाती है कोरक की गुहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? लीवर में होती है या अंडकोश में या किडनी में या फेफड़े में? बताएं। तो स्तनपायी जो जीव होते हैं उसमें नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो अंडकोश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से त्वचा क्या बनाती है? एक्टोडर्म बनाती है या फिर एंडोडर्म या फिर मेसोडर्म या फिर ये सभी बनाती है? तो भाई जो है निम्नलिखित में से जो त्वचा होती है ये एक्टोडर्म बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन पुरुषों में पाया जाता है? गर्भाशय पाया जाता है, भग पाया जाता है, फिर जो है लेबिया मेजोरा या फिर काउपर ग्रंथि? आप देखिएगा जो पुरुष होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? उनमें काउपर ग्रंथि पाई जाती है। बाकी लेबिया मेजोरा गर्भाशय भग ये सब स्त्रियों के जनन अंग है। ओके, ऑप्शन नंबर डी है पुरुषों काउपर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक मासिक चक्र यानी कि जो एक प्रकार से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान अंडोत्सर्जन होता है। दो अंडों मतलब कि दो अंडाणुओं का, एक अंडाणु का या फिर दो से अधिक अंडाणुओं का या अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो प्रत्येक मासिक चक्र में उसके दौरान क्या होता है? लगभग और लगभग जो है एक अंडाणु का क्या होता है? अंडोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न क्या है एक बार देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से क्या थोम्ब्रिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन से बनता है? फटाफट से बताएं। निम्न में से क्या थोम्ब्रिन की उपस्थिति में मतलब कि फाइब्रिन जो है ब्रिनोजन से बनता है? कोशिका क्षति या कैल्शियम लवण या फिर थोम्ब्रिन या फाइब्रिन? फटाफट से बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, नए नए जो हमारे छात्र जुड़ रहे हैं, और लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और सभी लोग 10-10 व्यक्तियों से शेयर करवाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियो आपकी फर्स्ट ईयर की देता रहता हूँ। बाकी बीए की और तमाम सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपके चैनल पर मिलती रहती है हमारे चैनल पर। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और भी क्लास आपकी होती रहेंगी। ठीक है, कल भी आपकी क्लास इसी प्रकार से मैं दे दूंगा एक आध, तो दूसरा प्रैक्टिस सेट कर मैं दे दूंगा 8 बजे से। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से क्या थोम्ब्रिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन से बनता है? बताएं। तो फाइब्रिनोजन से क्या बनता है? तो ये फाइब्रिन बनता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हृदय का वजन कितना होता है? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम से 350 ग्राम या 200 से 250 ग्राम? बताएं। तो हृदय का जो वजन होता है ये लगभग और लगभग 300 से लेकर के 350 ग्राम के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों यानी जो एक प्रकार से जो केश वाहिनियां होती हैं उनके द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है? दाहिना अलिंद करता है, दाहिना निलय करता है, बायां अलिंद करता है, फिर बायां निलय करता है? बताएं। तो शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का जो कार्य करता है वो बायां निलय करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लचीले ऊतक का बना होता है? बताएं। ट्यूनिका जो है एडवेंटिसिया या फिर ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका जो है इंटिमा या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएं। तो इनमें से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं लतीले मतलब लचीले ऊतक का बना हुआ होता है? जो ट्यूनिका मीडिया होती है वही बनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहां से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? बताने का प्रयास करेंगे। कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा या पोर्टल या प्रतिहारी परिसंचरण के द्वारा या फेफड़ों का परिसंचरण के द्वारा या दैहिक या शारीरिक या सामान्य परिसंचरण के द्वारा? फटाफट से बताएं। प्रश्न है कि हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहां से उत्पन्न जो विकार होते हैं उन विकारों को इकट्ठा यानी संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है? ये संपन्न होता है कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक बार सभी दोस्तों को बुला लीजिए अपने, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये प्रश्न तो आप उड़ा दोगे, बिल्कुल एकदम सभी के दिमाग में रटा हुआ होगा। बताएं। 52 से 60 बार ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 62 से 70 बार,
सी ऑप्शन 72 से 80 बार, या डी ऑप्शन 80 से या 82 से 92 मतलब 90 बार, बताएं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में लगभग और लगभग 72 से 80 के बीच में धड़कने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती भाई? जो है 95 बार होती है, या 72 बार, या 60 से 65 बार, या 75 से 80 बार? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी दर होती है वो 72 बार होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, मलेरिया परजीवी में, या हाइड्रा में, या फिर प्लेनेरिया में? बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता किसमें? तो ये हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका मतलब जो पानी में रहने वाले जो पदार्थ होते हैं तो हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मतलब जो जो एक प्रकार से जीव होते छोटे छोटे वो। अगला प्रश्न है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। गर्भाशय, अंडाशय, शुक्र वाहिका, या डिंब वाहिनी? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि मादा मतलब मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन नहीं है? शुक्र वाहिका जो है, यही नहीं बाकी गर्भाशय, अंडाशय, डिंब वाहिनी ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। ओके, शुक्र वाहिका यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी ऑप्शन है। शुक्र वाहिका पुरुष संलग्न है। शुक्र को बहाने वाली जो नालिका होती है, जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों के, उसको बहाने की जो नालिका होती है उसको शुक्र वाहिका कहते हैं। आपसे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, अलैंगिक जनन की विधि है, बताएं। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु द्वारा, या मुकुलन द्वारा, या द्विखंडन द्वारा, या उपरोक्त सभी? अलैंगिक जनन की विधि जो होती है या बीजाणु के द्वारा भी हो सकती है, मुकुलन के द्वारा भी होती है, और द्विखंडन विधि द्वारा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर सभी, हाँ बिल्कुल सभी छात्र छात्रों का हमारे करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हो। आगे बढ़ते चले, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इस प्रकार से रिस्पॉन्स पा करके, और इस प्रकार से आप लोग जब कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्नों के उत्तर को सही देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, या कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में, या उपयुक्त सभी में? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं बताइए, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, या अनुशासन में, या उपयुक्त सभी में? तो बिल्कुल भाई सभी को पता होगा, बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है ये व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है, कक्षा शिक्षण में भी सहायता प्रदान कर सकता है, और अनुशासन में भी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मानसिक स्वास्थ्य परिषद। मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना हुई यानी कब हुई? 1908 में यानी 1908 में, या 1902 में यानी 1902 में, या फिर 1904 में यानी 1904 में, या फिर 1901 में यानी कि 1901 में? फटाफट से बताएंगे, प्रयास करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना हुई कब हुई? 1908। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया? किलफोर्ड बियर्ड 1908 में किया था, या स्कीनर महोदय ने 1902 में किया था, या थॉर्नडाइक ने 1904 में किया था, या वाटसन ने 1906 में किया था? तो किलफोर्ड बियर्ड महोदय ने 1908 में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है जो एक प्रकार से फ्रायड है। फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता माने जाते हैं, तो उस फ्रायड की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्रायड का प्रभाव हिंदी साहित्य जगत में खूब दबा करके रहा है, किस पर? तो अज्ञे पर। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं? तो फ्रायड कहता है कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है, संतुलन की होती है आवश्यकता मानसिक स्वास्थ्य के लिए, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए पूर्व अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, या इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो भाई मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, 100% होनी चाहिए।
पूर्व अभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है और संपूर्ण व्यक्तित्व की भी आवश्यकता होती है, होल कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द यानी कि उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है, प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है मार्गांतरीकरण करना, या फिर बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना, या पलायन करना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है, क्या होती है? बाधाओं को नष्ट करना और दूर करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा बाधाओं को नष्ट करना या दूर करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि राम जो है वो नई पुस्तक से पढ़ना चाहता है, परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसी कमजोर स्थिति होने के कारण से वह पुरानी और फटी पुस्तक खुशी से ही पढ़ता है। यह स्थिति कैसी है? समायोजन की स्थिति कही जाएगी इसको, या भग्नाशा की, या फिर कुंठा की, या संघर्ष की? बताएं, इस प्रकार की स्थिति को हम कैसी स्थिति कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न आपसे एक उदाहरण के माध्यम से पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम राम है, उसके घर की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति, वो ठीक नहीं परिवार की, और ऐसी स्थिति में जहां पर उसको नई पुस्तक पढ़नी चाहिए, ठीक है, वो उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। इसीलिए वो पुरानी और कटी फटी पुस्तक को खुशी से पढ़ता है, खुशी से पढ़ता है, ऐसा नहीं कि दुख होकर के पढ़ता है, खुशी से पढ़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति को समायोजन कहेंगे, या भग्नाशा कहेंगे, संघर्ष कहेंगे, या कुंठा कहेंगे? क्या कहेंगे? बड़ी अच्छा एक प्रकार से प्रश्न है। तो इस प्रकार की स्थिति को हम समायोजन कहेंगे कि किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उस स्थिति का हम खुशीपूर्ण से जब हम सामना करते हैं उन स्थितियों का, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समायोजन की स्थिति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे पढ़ भी रहे हैं, और खास करके मैं खुद भी समायोजन से बहुत दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो समायोजन एक प्रकार से एक स्थिति होती है जिसमें क्या करते हैं, अपनी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बचपना या फिर जो आपके मन में चल रहा होता है कि हमको भी नहीं पढ़नी, पड़ोसी बगल में नया पढ़ रहा है, हमको भी नहीं पढ़नी, लेकिन ठीक है, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर वो नई खुशी से पढ़ रहा तो हम पुरानी खुशी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिखा तो एक बतिया, हम अपने दिल को कहीं ना कहीं पे क्या कर देते हैं? सांत्वना दे लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह परिभाषा किसने दी है? बताएं। समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह परिभाषा किसने दी है? बोरिंग महोदय ने दी है, या आलपोर्ट महोदय ने दी है, या गुड महोदय ने दी है, या गेट्स और अन्य लोगों ने दी है? बताएं। प्रश्न है कि समायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह परिभाषा जो दी है समायोजन की, उसको दिया है गेट्स और अन्य ने। ऑप्शन नंबर डी में दिए, करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम माने होता है सीखने की प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया को ही कहते हैं। अधिगम एक परिभाषिक शब्दावली है जिसकी परिभाषा एक प्रकार से, और अधिगम एक चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में बाकायदा से। अधिगम माने सीखने की प्रक्रिया। अधिगम को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से शोध भी किए हैं, चाहे वो स्किनर महोदय हो, उनका बुद्धि परीक्षण, या फिर कुछ भी रहा हो, स्किनर महोदय हो गए, या थॉर्डाइक महोदय हो गए, या इसी प्रकार से जो है क्रो एंड क्रो, या और तमाम सारे विद्वान, इन सभी लोगों ने क्या किया है? मतलब अधिगम के बारे में दिया है। तो समायोजन जो होता है ये एक प्रकार से सीखने की प्रक्रिया होती है, यानी अधिगम की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ महोदय ने दी, या गुड महोदय ने दी, या फिर गेट्स महोदय, या फिर स्किनर महोदय ने दी? बताने का प्रयास करेंगे। तो अधिगम की प्रक्रिया बताया। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से समायोजन की परिभाषा दी है किसने? स्किनर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर है, या गत्यात्मक है, ये मतलब गयात्मक है, या फिर एक प्रकार से वो जो है उपरिस्थ आ और बा दोनों, यानी कि स्थिर भी है और गतिमान भी है। ठीक, गत्यात्मक माने होता है गतिमान होना, परिवर्तन होना। तो समायोजन की प्रक्रिया जो है ये गत्यात्मक है, यानी कि परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा।
एक बार वीडियो को शेयर करिएगा और जितने भी हमारे नए छात्र छात्रा जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं देता रहता हूँ। जो हमारे अन्य छात्र छात्रा बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस के छात्र छात्रा हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लगातार इस प्रकार से जो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं मैं हर साल आपको करवाता आ रहा हूँ, पेपर को सॉल्व करवाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब करके अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। प्रश्न है कि पार्किंसंस रोग की विशेषता बताने का प्रयास करें। फटाफट से बताइएगा सभी लोग। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ सभी लोग बताइएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो है पार्किंसंस रोग की विशेषता है चेहरे की अभिव्यक्ति की स्थिरता या आंखों का लयबद्ध कंपन या रोका गया स्थान या उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पार्किंसंस जो रोग होता है इसकी सारी विशेषताएं होती है। चेहरे की अभिव्यक्ति की स्थिरता, चेहरे की अभिव्यक्ति आपकी स्थिर हो जाएगी, अंगों का लयबद्ध कंपन हो जाएगा आपका, रोका गया स्थान एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये भी विशेषता होती है पार्किंसंस रोग की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, प्रश्न है कि जो है मेलेनिन और लेबी शरीर न्यूरॉन्स में होते हैं के मामले में बताएं किस मामले में? हंटिंगटन का कोरिया मामले में, या अल्जाइमर रोग के मामले में, या फिर पक्षपात आंदोलनकारी में, या फिर इन सभी स्थितियों में, या फिर इनमें। तो मेलेनिन और लेबी जो शरीर न्यूरॉन्स में होते हैं उनके मामले में आप देखेंगे पक्षपात आंदोलनकारी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा एक प्रकार से जो है कुलाइन जो है एसिटी मतलब कि एसिटली ट्रांसफरेज, ये एक प्रकार से इसका ह्रास कब होता है, इसमें कमी कब आती है? एक प्रकार का मानसिक विकार होता है, या हंटिंगटन रोग है, या पार्किंसंस रोग होता है, या अल्जाइमर रोग होता है। जब इसका ह्रास होता है तो किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? तो ये अल्जाइमर रोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उसका द्योतक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हंटिंगटन के कोरिया में अंगों की गति होती है। तो हंटिंगटन के कोरिया में अंगों की जो गति होती है ये धीमा और शायद ही ध्यान देने योग्य होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अभी तक ये प्रश्न आए नहीं तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा उस पर जरूर ध्यान देंगे, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप एक दो बार वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। ओके, अभी एक बार जब ये वीडियो ये लाइव खत्म हो जाएगी उसके बाद में फिर से देख लीजिएगा, आपको और अच्छे तरीके से जान मिलेगा और दिमाग भी आपकी क्लिक कर जाएगा। जब भी आप पेपर में जाएंगे प्रश्न आपके समझ दिखेगा तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कभी हमने पढ़ा था और आपके दिमाग में वही क्लिक करेगा। प्रश्न है हंटिंगटन रोग है क्या है? ऑटोसोमल प्रमुख रोग है, या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, या उपयुक्त आ और बा दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हंटिंगटन जो रोग है या भाई ये ऑटोमल मतलब कि ऑटोसोमल प्रमुख रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। नृत्य करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? एक प्रकार का मानसिक विकार है, या हंटिंगटन रोग है, या अल्जाइमर रोग है, या पक्षपात आंदोलनकारी रोग है? बताएं। नृत्य करने की जो चाल होती है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग होता नहीं कि नृत्य के जैसे चलते ऐसा लगता है कि मटक मटक के चलना हुआ, तो ये एक प्रकार से ये नृत्य करने की चाल में, और एक मुस्कुराहट देते हुए थोड़ा सा, ठीक है। तो नृत्य करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? ये हंटिंगटन रोग की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी। जिसको भी जिस व्यक्ति को हंटिंगटन रोग होता है वो खासकर नृत्य चलने की अवस्था, यानी कि जिस प्रकार से डांस किया जाता है नृत्य में उस प्रकार से चलता है मटक मटक कर और मुस्कुराता हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा। ईसीटी है, ईसीटी क्या है? विद्युत चिकित्सा है, या विद्युत रासायनिक उपचार है, या इलेक्ट्रोकेमिकल थेरेपी है, या मिर्गी का प्रमुख उपचार है? ईसीटी क्या है भाई? ईसीटी जो है विद्युत चिकित्सा होती है ईसीटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। बिजली के माध्यम से चिकित्सा होती है ईसीटी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मनोविश्लेषण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैंने बताया था मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता कौन है? फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। उपचार के लिए अक्सर शामक और जो है ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं, मिर्गी में, मनोविकृति रोग में, या प्रसार में, चिंता में? फटाफट से बताएं। तो उपचार के लिए अवसर मतलब अक्सर आप देखिएगा शामक और जो है ट्रैंक्विलाइजर जो होते हैं दिए जाते हैं किस रोग में? तो ये चिंता की स्थिति में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट स्लाइड आपकी लगभग होगी आज की वीडियो की, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? वृद्धि में, श्वसन में, पोषण में या उत्सर्जन में? करेक्ट आंसर इसका बताइए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे भाई, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? बताइएगा सभी लोग। वृद्धि में सहायक होता है व्यक्ति के, या व्यक्ति के श्वसन में सहायता प्रदान करता है, या पोषण में, या उत्सर्जन में? बताइएगा। हीमोग्लोबिन किसमें सहायक होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, ये श्वसन में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को लाल करने में भी सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो, श्वसन से संबंधित है, ठीक। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में श्वास लेता है कितनी बार? 15 से 18 बार, या 5 से 10 बार, या 25 से 30 बार, या अनियमित सांस लेता है? तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। तो 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य 15 से 18 बार सांस लेता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, मनुष्य की श्वास नलिका का निर्माण होता है। मनुष्य की श्वास नलिका का निर्माण होता है पी आकार की उपास्थि से, या सी आकार की उपास्थि से, या छल्ले नहीं होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो मनुष्य की श्वास नालिका का जो निर्माण होता है ये सी आकार की उपास्थि से होता है। किस आकार की? बी ऑप्शन, सी आकार की उपास्थि से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हृदय बना है। हृदय बना किससे बना है? ऐच्छिक पेशियों के द्वारा बना हुआ है हृदय, या अनैच्छिक पेशियों के द्वारा हृदय बना हुआ है, या हृदय पेशी के द्वारा बना हुआ है, या कार्टिलेज के द्वारा बना हुआ है? बताइएगा। तो हृदय किसके द्वारा बना हुआ भाई? हृदय जो है ये ऐच्छिक पेशियों के द्वारा बना है या अनैच्छिक पेशियों के द्वारा? तो भाई हृदय जो होता है ये अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर लगाइएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त के कार्य हैं। बताइए, रक्त के कार्य क्या हैं? थक्का जमने का कार्य रक्त का होता है, रक्त के कार्य हैं, या रोगों की से सुरक्षा करना, या शरीर की स्वच्छता करना, या ऊपर सभी? तो भाई देखिए इसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे क्या होंगे, ऊपर सभी की ओर जाएंगे, लेकिन ऊपर सभी करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है। रक्त के कार्य की अगर बात की जाए तो रक्त का कार्य थक्का जमाना बिल्कुल भी नहीं होता। विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। तो रक्त के थक्के बनाने में इसका कारण तो यहीं से गलत होगा कि आपका ना तो ए होगा और ना ही डी होगा। और देखिएगा रक्त का कार्य क्या होता है? शरीर की स्वच्छता करना भी नहीं होता है, ठीक। रोगों से सुरक्षा करता है रक्त, ठीक है। जब आपका रक्त पर संचरण ठीक तरीके से चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा बॉडी का, और कहीं ना कहीं पे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक रहेगी, तो आप बहुत ज़्यादा रोग आपके शरीर में नहीं होंगे, रोगों से आपकी सुरक्षा होगी, रक्षा होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट कितनी बार? बताइए। बढ़िया प्रश्न एक बार फिर से आ चुका है, मनुष्य में सामान्यतः हृदय धड़कता है प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितनी बार? 72 से 75 बार, 100 से 125 बार, 60 से 70 बार, या 40 से 45 बार? तो इसका करेक्ट आंसर तो आप सभी को पता होगा, 72 से 75 बार या 80 बार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, श्वास लेता है वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अलग से प्रश्न बन सकता है, और हृदय धड़कता है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों की बातें आप समझिएगा, भाषा का अंतर है, बाकी मतलब उसका महत्व एक ही है, समझ वही है, ठीक, बात वही है। तो 72 से 75 बार। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली है। शिराएं ले जाती हैं, धमनियां ले जाती हैं रक्त को, यानी खून को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर। कौन? हृदय धमनी ले जाती है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाने वाली जो एक प्रकार से तत्व होते हैं वो धमनियों के माध्यम से आता है। धमनियों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। धमनियों के माध्यम से रक्त जो होता है हृदय से विभिन्न अंगों की ओर जाता है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। परिसंचरण संस्थान का अंग कौन सा नहीं? हृदय ये परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है, या रक्त, या धमनी और शिरा, या गुर्दे? बताइए। तो परिसंचरण संस्थान का अंग नहीं है। परिसंचरण संस्थान का जो अंग नहीं इनमें से वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे होते नहीं होते। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे, गुर्दे माने किडनी। अगला प्रश्न देखिएगा, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है फेफड़े, हृदय, शिराएं, धमनियां?
तो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? तो फेफड़े जो होंगे ये परिसंचरण के प्रमुख अंग माने जाएंगे, क्योंकि फेफड़े नहीं रहेंगे तो परिसंचरण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़े जो होते हैं परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहिका होती है धमनियों में या शिराओं में, रक्त वाहिनियों में या कोशिकाओं में? बताइए। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा, तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। और जो छात्र छात्राएं लिखित परीक्षा हो रही है भाई सभी की, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इसको देख लिया तो आप टॉप कर सकते हो अपनी परीक्षा में। ये जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें इतनी जानकारी हमने दे दी है, लगभग बहुत सारे प्रोफेसर से, बहुत सारे टॉपर्स से बातचीत करने के बाद में इस वीडियो को हमने बनाया है खास करके आप लोगों के लिए। तो बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, इन सभी में कॉपी कैसे लिखी जाती है इसको इसमें बताया गया है। आप लोग कॉपी लिखते समय क्या गलतियां करते हैं जिससे आपको नंबर कम मिलते हैं, इस बात की ओर ध्यान। अगर आपको उत्तर नहीं पता होता तो आप कॉपी कैसे लिखनी है, इन तमाम प्रकार की बातों को इसमें बताया गया है। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है ये भी मैंने बताया है, और टॉपर्स लोग कैसे कॉपी लिखते हैं इसको भी बताने का प्रयास, और किस प्रकार से आप 2022 की परीक्षा में कॉपी लिख करके उत्तीर्ण हो सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं इसको भी बताया है। ठीक है, कितने पेज में लिखेंगे और कितने शब्दों में किन प्रश्नों को लिखना है और कितने पेज में किन प्रश्नों को लिखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी, सभी की बातों को इनमें हमने चर्चा कर ली। आप लोग देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ओके, वहीं पर पॉलिटिकल साइंस का ये जो है पेपर मैंने आपको दे दिया है, इसी चैनल पर अवेलेबल, आप देख लीजिएगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट के आपके यम एग्रीकल्चर चैनल आप देखिएगा, उस पर आपको मिल जाएंगे पेपर, मैंने उस पर सॉल्व करवाया। ठीक, आगे देखिए, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का ये जो मॉडल पेपर है इसको हमने दे दिया है, लिखित टाइप का है। इसके अलावा 3 मॉडल पेपर और कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के आपके समक्ष अवेलेबल है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए, तो ये सब क्लियर हो गया आपके, आगे समझते हैं। इस प्रकार से आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सभी के लिखित टाइप के जो मॉडल पेपर हैं सभी को हमने करवा दिया है, आप लोग सभी को देख लीजिएगा। और इस प्रकार से कल भी हम रात की 8 बजे से फर्स्ट एड एंड हेल्थ के प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करेंगे। आप लोग भारी से भारी संख्या में जुड़ने का प्रयास करेंगे, पहले से वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास कर दीजिएगा कल, ताकि जब भी वीडियो मतलब कि तमाम सारे लोग आएँ और आसानी से पढ़ें। और इन सभी प्रश्नों को आप एक प्रकार से ना तो लिखने का प्रयास करें और ना ही एक प्रकार से रटने का एकदम से प्रयास करेंगे। आपको करना क्या है, जो मैं फर्स्ट एड का बता रहा हूँ, आप लोगों को बस 3 से 4 बार वीडियो को लगातार ये 2-3-4 प्रैक्टिस सेट देखनी है आपको। और प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में वो करना क्या है, 2 से 3 बार एक वीडियो को देखना है। ठीक है, 2-2 बार अगर एक वीडियो को आप देख लीजिए, एक जैसे रात में आप 8 बजे देख लीजिएगा और एक फिर सुबह वाली मीटिंग में आप वही वीडियो को देख लीजिएगा, फिर रात में 8 बजे एक बार देख लीजिएगा उसको, जो नई क्लास चलेगी, इस प्रकार से। और बाकी जो पुरानी वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं और एक यूनिवर्सिटी का पेपर भी हमने सॉल्व करवाया है, उसको देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा पेपर में कैसे प्रश्न होते हैं और कैसे आते हैं और मॉडल पेपर में कैसे हमने दिए थे। अंग्रेजी हिंदी वाले जो 2 भाषीय हैं वो भी अंग्रेजी वाले भी देख लीजिएगा। अंग्रेजी में भी हमने लाइव क्लासेस करी, लगभग 3-4 क्लास अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हुई है, लगभग 3-4 क्या, लगभग 5-6 क्लासेस हुई, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट। ओके, चलिए, राम राम, गुड नाइट, नमस्ते, खुश रहिए सभी लोग। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, बातचीत ना करिएगा बिल्कुल भी। राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एंशिएंट, मेडिवल सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी आप लोगों ने आज बहुत सारे प्रश्नों को, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझा और जाना विस्तार से। हमने हर एक चीज़ों को आपको पर चर्चा करी है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से अब कल की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 पर चर्चा करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 1 आपके समक्ष मैंने दे दिया। ओके, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। वीडियो कैसे लगी इसको भी कमेंट सेक्शन में आप बताने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एड एंड हेल्थ सॉल्व मॉडल पेपर ये 2022 का है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप 100 क्वेश्चन इसमें रखेंगे, जो कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 1 है, इसके प्रकार ये बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।